हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के बारे में। जी हाँ, हम प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के बारे में बात करेंगे और अलग अलग कवियों ने किस किस की रचना करी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले मैं बता दूं, आज का ये जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ भी आपको रचनाओं से एक से दो या तीन क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं रचनाओं से। रीट का एग्ज़ाम भी आप देंगे, वहाँ भी रचना पूछी जाएगी। यूपी टीजीटी में तो रचनाएं ही पूछी जाती हैं। जिन लोगों का विषय हिंदी है वो यूपी टीजीटी और पीजीटी से अच्छे खासे क्वेश्चन रचनाओं से बनकर आते हैं, और एमपी टेट में भी। और अगर हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके हिंदी की प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाओं से पूछे गए हैं। तो हर एक आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। और आपको रचनाएं, देखिए, रचनाओं जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको याद करने का मैं ट्रिक कोई नहीं बताऊंगी, बल्कि आप 1 से 2 बार अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको रचनाएं याद हो जाएंगी। और रचनाओं के साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताते चलेंगे, यानी कि एक एक क्वेश्चन हम फुल डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको चीज़ें बाकी जो हैं वो क्लियर होती चली जाएं। तो अगर वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं, राहुल साकृत्यायन ने आखिर, देखिए, ये बात ये नहीं पूछा जा रहा है कि हिंदी का पहला कवि कौन है, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है। देखिए, हर एक कवियों ने हिंदी के प्रथम कवि को अलग अलग तरीके से माना है। अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे, उन्होंने किसी और को माना है। तो लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं राहुल साकृत्यायन के बारे में, इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। ए ऑप्शन है देवसेन, बी ऑप्शन है चंद बरदाई, सी ऑप्शन है सरहपाद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राहुल साकृत्यायन ने सरहपाद को, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जैन साहित्य के रचयिता हैं। याद रखिएगा सरहपाद के बारे में कि ये जैन साहित्य के रचयिता हैं, और राहुल साकृत्यायन ने इन्हीं को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, तो राहुल साकृत्यायन ने किसको अपना हिंदी का पहला कवि माना है, तो वो कौन थे, सरहपाद थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। पिछले एग्जाम का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे, बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सबको पता होगा कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है चंद बरदाई, बी ऑप्शन है जगनिक, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज और डी ऑप्शन है देवसेन। तो देखिए, ए ऑप्शन चंद बरदाई, बी ऑप्शन है जगनिक, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज और डी ऑप्शन है देवसेन। तो पृथ्वीराज से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहीं पे हम क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए, पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है। ठीक है, और ये आदिकाल की सबसे बड़ी रचना, अब तक की आदिकाल की सबसे बड़ी रचना मानी गई है। और कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है, आदि यानी कि प्रथम महाकाव्य मान लिया है। पृथ्वीराज रासो की अगर हम रचना की बात करें तो इसकी रचना कौन की थी, किसने किया था, चंद बरदाई ने किया था। अब चंद बरदाई ने क्यों किया था, देखिए, ये पृथ्वीराज जो रासो जो महाकाव्य है, इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये महाकाव्य है, ये आदिकाल का प्रथम महाकाव्य माना गया है। अगर हम इसमें सर्गों की बात करें, कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, तो याद रखिएगा 69 सर्ग या अध्याय हैं पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, तो ये क्या था कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन इसमें, इस ग्रंथ में, इस महाकाव्य में किया गया था, और इसके रचयिता चंद बरदाई हैं। ठीक हो गई बात। तो इतनी बात हो गई पृथ्वीराज रासो के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रचना, तो आप जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल साकृत्यायन के अनुसार हिंदी की पहली रचना कौन सी है।
अभी हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसको माना था, तो वो सरहपाद थे, लेकिन इन्होंने पहली रचना किसको मानी है? तो ए ऑप्शन परमाल रासो, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, सी ऑप्शन है श्रावकाचार और डी ऑप्शन है पौम चरित। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो हिंदी की पहली रचना है वो है श्रावकाचार। ठीक है, श्रावकाचार को इन्होंने हिंदी की पहली रचना मानी है। तो यहाँ पे श्रावकाचार जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। लेकिन अब बात आती है कि श्रावकाचार की रचना किसने की थी? तो एक कवि हैं देवसेन, देवसेन ने श्रावकाचार की रचना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन सा है? ए ऑप्शन कीर्तिलता, बी ऑप्शन है परमाल रासो, सी ऑप्शन पृथ्वीराज रासो और डी ऑप्शन है पौम चरित। तो अभी हमने बताया था कि आदिकाल का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो है। इसके रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई है। 69 इसमें सर्ग या अध्याय है। ठीक है, और ये पृथ्वीराज रासो के जीवन चरित्र का वर्णन करता है। ठीक, तो याद रखिएगा आदिकाल का जो महाकाव्य है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? अब यहाँ आपको कवियों का चार ऑप्शन कवियों के हैं, इसमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, नाभादास या फिर जगनिक। तो देखिए, अगर हम आदिकाल के कवियों की बात करें तो चंद्रबरदाई भी थे, अमीर खुसरो भी थे और जगनिक भी थे। ये सारे कवि जो थे ये आदिकाल के थे, लेकिन नाभादास आदिकाल के कवि नहीं थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर नाभादास आदिकाल के कवि नहीं थे तो ये थे किस काल के? ठीक है, तो यहाँ पे जो नाभादास थे ये भक्ति काल के कवि थे। याद रखिएगा, नाभादास भक्ति काल के कवि थे। और नाभादास के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि भक्तमाल, ये भक्ति काल के कवि थे, तो इन्होंने भक्तमाल एक कृति इनकी है, इसकी रचना नाभादास ने करी थी। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लीजिए कि नाभादास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के, और भक्तमाल जो इनकी रचना का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आलाखंड किस रचना का दूसरा नाम है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आलाखंड जो है वो किस रचना, देखिए एक रचना है उसी का दूसरा नाम है आलाखंड, तो आपको बताना है वो कौन सी रचना है जिसका नाम आलाखंड है। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन है परमाल रासो, सी ऑप्शन है बीसल देव रासो और डी ऑप्शन है खुमान रासो। आपको बताना है कि आलाखंड किस रचना को कहा जाता है। तो देखिए, जो आल्हाखंड है वो किसकी रचना है? अगर माने किसकी दूसरी रचना का नाम है तो परमाल रासो। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परमाल रासो एक रचना है, उसी को हम आल्हाखंड के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि परमाल रासो की रचना की किसने है? तो आदिकाल की ये रचना है और इसके कवि का नाम है जगनिक। जगनिक ने परमाल रासों की रचना की है और उसी परमाल रासों को आल्हाखंड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको आल्हाखंड क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए। इसमें आल्हा और ऊदल दो जो लड़ाई है, इस लड़ाई का एक रोमांचकारी वर्णन किया गया है इस परमाल रासों में। ठीक है, ये बेसिकली एक वीर रस प्रधान काव्य है, इसमें वीर रस का वर्णन किया गया है और आल्हा और ऊदल की लड़ाइयों का बहुत ही रोमांचकारी वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है परमाल रासो, और इसीलिए हम इसको आल्हाखंड के नाम से भी जानते हैं। और परमाल रासो की जो रचयिता है उनका नाम जगनिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अष्टछाप के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टछाप के कवि आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपसे अष्टछाप के रचयिता के बारे में पूछा गया है। नाभादास, रहीमदास, केशवदास और गंग कवि। तो अष्टछाप के अगर रचयिता की बात करें तो वो हो गए हैं नाभादास। नाभादास अभी हमने बात करी थी कि ये भक्ति काल के कवि हैं, भक्तमाल इनकी रचना का नाम है। ठीक है, तो इन्होंने अष्टछाप की रचना भी की थी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रामचरितमानस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कितने कांड हैं, इस कांड के बाद कौन सा कांड है, यानी कि कांड का क्रम भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो रामचरितमानस की अगर बात करें तो आप सबको पता होगा कि अवधी भाषा में लिखा हुआ काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? सूरदास का ग्रंथ इसमें से कौन सा नहीं है? सूर सरावली, कृष्ण गीतावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है।
तो देखिए सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये तीनों कृतियां जो हैं ये सूरदास की हैं। जबकि अगर हम कृष्ण गीतावली की बात करें तो ये तुलसीदास की कृति है, ना कि सूरदास की। ठीक है, तुलसीदास की एक लघु कृति है, ये बहुत छोटी रचना है कृष्ण गीतावली। ठीक है, अब आप कृष्ण देखकर ये मत सोचिएगा कि सूरदास की रचना है। ठीक है, तो सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, ये सारे जो है सूरदास के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अब अष्टछाप का कवि कौन नहीं है आपको ये बताना है। अब देखिए जो लोग हिंदी बिल्कुल भी नहीं जानते वो सोच रहे होंगे कि ये अष्टछाप क्या है। तो मैं बता दूं कि अष्टछाप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं तो अष्टछाप एक 8 कवियों का समूह था। 8 कवि जो थे वो 2 समूहों में विभाजित थे, यानी कि 4 लोग थे जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 लोग थे जो विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इन्हें 8 लोगों को एक साथ रख कर 8 कवियों का जो समूह बनाया गया उसे ही हम अष्टछाप के कवि कहते हैं। अब इनका काम क्या था? इनका काम था कि भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करना, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना। अष्टछाप की स्थापना की बात करें हम तो 1564 में 1564 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। ये सन याद रखिएगा, कभी कभी टीजीटी वगैरह में, पीजीटी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किस सन में हुई थी। तो देखिए अष्टछाप के कवियों का काल भी देख लीजिए, आखिर ये अष्टछाप के कवि आए किस काल में थे? तो भक्ति काल में, क्योंकि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसीलिए ये लोग भक्ति काल में आए थे। अब भक्ति काल को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य। तो ये कृष्ण भक्ति काव्य के थे, यानी कि ये किसकी भक्ति करते थे? तो ये श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में कौन कौन थे? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। और 4 जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे वो थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन से कवि ऐसे हैं जो अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, तो देखिए कुंभन दास है, ठीक है, चतुर्भुज दास भी है, ठीक हो गई बात। और अच्छा, चतुर्भुज दास 2 बार हो गया है, ठीक है, एक नंददास होना चाहिए। ठीक, तो नंददास भी है, लेकिन जो नरोत्तम दास हैं ये आप लोग देख रहे होंगे, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, नंददास यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, नंददास हैं अष्टछाप के कवियों में, तो नरोत्तम दास जो हैं वो अष्टछाप के कवियों में नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, तो अष्टछाप के कवियों के नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। नरोत्तम दास अष्टछाप के कवियों में नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? अभी हमने बताया था कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा हुआ है, तो वो अवधी भाषा में है। और अगर कांड की बात करी जाए तो आप सबको पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है, 7 कांड हैं रामचरितमानस में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा कांड है, क्योंकि 1-2 एग्जाम में पूछा गया है कि इसके बाद कौन सा कांड है। तो सबसे पहले बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर है आपका अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड और फिर सुंदर कांड और उसके बाद है लंका कांड और लास्ट में आपका आता है उत्तर कांड। तो याद कर लीजिएगा इन कांडों के बारे में कि कौन कौन से कांड क्रम से याद करना है आपको, कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, तो ये 7 कांड हो गए रामचरितमानस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? ए ऑप्शन है खड़ी बोली, बी ऑप्शन है ब्रजभाषा, सी ऑप्शन है अवधी और डी ऑप्शन है भोजपुरी। विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? तो विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो। लेकिन अब बात आती है कि विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है। ये तो बात हो गई ब्रज भाषा में, लेकिन बात है कि विनय पत्रिका की रचना किसने करी थी। भाई रचना भी तो आपको जाननी चाहिए। तो विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने की थी। किसमें की थी? ब्रज भाषा में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी और सुजान रसखान। अब आपको बताना है कि कौन सी रचना रसखान की नहीं है। तो यहाँ देखिए प्रेम वाटिका भी इनकी रचना है, दान लीला इनकी रचना है और सुजान रसखान भी इन्हीं की रचना है। लेकिन अनेकार्थ मंजरी
की अगर बात करें तो अनेकार्थ मंजरी इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? नंददास की रचना है। अनेकार्थ मंजरी नंददास की रचना है। बाकी प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान और इसी के संबंध में सुदामा चरित, रास पंचाध्यायी, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? ये सब रसखान की रचनाएं हैं। और अगर हम रसखान की बात करें तो ये सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और इनके अगर वास्तविक इनका जो रियल नेम था वो था सैयद इब्राहिम। ठीक है, ये दिल्ली के सरदार थे और इन्होंने ये सारी रचनाएं की हैं। ठीक हो गई बात। आगे चलते हैं हम। घनानंद किससे प्रेम करते थे? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि घनानंद किससे प्रेम करते थे। तो देखिए घनानंद के बारे में बात कर लेते हैं। घनानंद की अगर हम बात करें तो ये रीतिकाल के बारे में देखिए थोड़ा सा बता दूं। रीतिकाल 3 प्रमुख काव्य धाराओं में बटा हुआ था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो ये रीति मुक्त के कवि थे। कौन? घनानंद। ठीक है, तो ये आनंद घन के नाम से भी इनको जाना जाता है कि ये कौन थे? आनंद घन थे। अब इनके बारे में क्या बात है कि ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में काम करते थे और उसी दरबार में एक नाचने वाली थी, उसी पे इनका मन आ गया था, यानी उसी से ये प्रेम करते थे। उसका नाम क्या था आपको ये बताना था। तो घनानंद किससे प्रेम करते थे? ए ऑप्शन माधुरी, बी ऑप्शन जान, सी ऑप्शन सुजान और डी ऑप्शन है मालिनी। तो ये सुजान नामक एक नर्तकी थी उस मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, उन्हीं को उसी से ये प्रेम करते थे। तो बाद में इन्होंने जो रचनाएं की थी इन्हीं को, सुजान को ही आधार बनाकर इन्होंने अपनी सारी रचनाएं की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का है? केशव दास का कौन सा ग्रंथ है आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे कवि प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका और उपर्युक्त सभी। तो केशव दास की रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो केशव दास की रचनाएं कवि प्रिया भी हैं, रामचंद्रिका भी है और जहांगीर जस चंद्रिका भी है, यानी ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? केशव दास की हैं। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? अभी हमने बात की रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया था, तो यहाँ पे खाली रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन है? बिहारी, घनानंद, केशव दास और देव। तो रीतिकाल के बारे में अगर बात की जाए तो बिहारी जो थे, बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। क्यों थे? इनकी एक ही रचना थी, कौन सी? एकमात्र रचना इन्होंने करी है, बिहारी सतसई। ठीक है, और ये इतनी प्रसिद्धि पा गई वो रचना कि इसीलिए इसी रचना के कारण इनको गागर में सागर भरने का श्रेय भी प्राप्त हो गया। ठीक है, बिहारी सतसई की अगर हम बात करें तो इसमें जो है दोहों की अगर हम बात करें तो 719 दोहे हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो बिहारी सतसई 719 दोहे हैं और ये भक्ति और श्रृंगार से संबंधित इसमें दोहे हैं। ठीक है, तो रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन है? बिहारी हैं। आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे बात यही आ गई कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? माफ कीजिएगा, ये दोहों है। ठीक है, में दोहों की संख्या कितनी है? 700, 719, 738 या फिर 710। तो अभी हमने बात करी थी बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केशव दास द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? अभी हमने केशव दास के बारे में बात की थी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और जहांगीर, यानी ये सारी रचनाएं किसकी हैं? केशव दास की हैं। तो इनमें से इनका महाकाव्य, केशव दास ने एक महाकाव्य की भी रचना करी थी, वो महाकाव्य कौन सा है? तो देखिए, अगर हम महाकाव्य की बात करें तो रामचंद्रिका केशव दास की महाकाव्य का नाम है। ठीक है, तो रामचंद्रिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, इनकी कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर आप सबको पता है किसकी रचना है, किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र की कहानी है। ठीक है, चारों ऑप्शन पे हम बात करते चलेंगे। प्रेमचंद्र की पंच परमेश्वर है। कानों में कंगना की अगर बात करें तो ये राधिका रमण की कहानी है। किसकी कहानी है? कानों में कंगना राधिका रमण की कहानी है। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और हमसे पूछा भी यही गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था। और अगर हम ताई की बात करें कि तो ये विशंभर नाथ कौशिक जी की कहानी है। ठीक है, चारों कहानियां ही हैं, पंच परमेश्वर, प्रेमचंद्र,
ठीक है। पा से याद रख लीजिएगा, पीपी से पंच परमेश्वर प्रेमचंद, ठीक है। कानों में कंगना तो राधिका रमन, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ताई जो है वो कौशिक, कौशिक सिर्फ याद रखिएगा, विशंभर नाथ कौशिक इनका पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारतेंदु का नाटक कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक की बात की गई है, तो ये सारे नाटक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही हैं। भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, ये तीनों नाटक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग किसका गीत नाट्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंधा युग किसका गीत नाट्य? यहाँ आपको देखिए दो क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल गया एक, कि अंधा युग क्या है, गीत नाट्य है, ठीक है। ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी ऑप्शन है धर्मवीर भारती, और डी ऑप्शन है मोहन राकेश। तो अंधा युग की अगर हम गीति नाट्य की बात करें तो ये धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है, ठीक है। और इस गीति नाट्य का प्रकाशन अगर पूछें इसकी रचना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। और देखिए ये लिखा किस पर गया है, तो महाभारत युद्ध का जो अंतिम दिन था उस पर ये आधारित है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर पढ़िएगा। अंधा युग बहुत अच्छा गीति नाट्य है। धर्मवीर भारती ने बहुत अच्छे से शब्दों का वो जो वर्णन है उसको किया है। अंधा युग के बारे में इतनी बातें हो गई, 1955 में इसकी रचना हुई थी। देखिए धर्मवीर भारती की और बहुत सारी रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखिए अगर आप उपन्यासों के शौकीन होंगे तो आपको पता होगा गुनाहों का देवता, इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास था गुनाहों का देवता, और वाकई बहुत अपने आप में बहुत ही अच्छी रचना ये थी, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा भी इन्हीं का है, और ठंडा लोहा इनकी एक काव्य रचना है, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, और ठेले पर हिमालय एक निबंध इन्होंने लिखा था, ठीक है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ये धर्मवीर भारती की हैं। तो ये बहुत फेमस राइटर थे। अंधा युग इनका गीति नाट्य था, ठीक है। तो इनका एक गीति नाट्य जो अंधा युग था ये भी अपने आप में बहुत फेमस हुआ था, और इन्होंने आलोचना भी लिखी थी, जैसे प्रगतिवाद एक समीक्षा। ये बहुत लेवल थोड़ा ऊपर, जब आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे तो ये आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। आप बस इतना याद रखिए, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधे अधूरे के रचयिता का क्या नाम है? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर और सुरेंद्र वर्मा। आधे अधूरे के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर जी का है, चंद्रगुप्त भी है, जन्मेजय का नागयज्ञ भी है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ये तीनों जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की हैं, ठीक है। यहाँ जयशंकर प्रसाद की रचनाएं दी गई हैं। एक कामायनी इनका महाकाव्य भी है, याद रखिएगा कामायनी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास था जिसको कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? रंगभूमि, कफन, निर्मला, या फिर कर्मभूमि। तो देखिए प्रेमचंद्र का जो उपन्यास था कफन, इसको क्या कहा गया है? कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है, और ये अंतिम महाकाव्य था इनका, ठीक है। कफन था जिसको कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है? हिंदी प्रदीप, बनारस अखबार, उद्दंत मार्तंड, या फिर भारत मित्र। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी पूछी जा रही है तो ये रचनाएं बड़ी फेमस है। आप एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन हो गया, हिंदी का पहला समाचार पत्र के बारे में अगर हम बात करें तो आपको जानना जरूरी है, उद्दंत मार्तंड जो है वो हिंदी का पहला अखबार है, ठीक है। अगर इसकी रचना की बात करी जाए, बहुत बार एग्जाम में रचना पूछी गई है। 30 मई 1826 को इसकी रचना हुई थी। पहली बार उद्दंत मार्तंड अखबार जो है वो हमारे सामने प्रकाशित हुआ था कब? 30 मई 1826 को, ठीक है। और अगर हम इसके राइटर की बात करें कि इस रचना को प्रकाशित किसने किया था, तो जुगल किशोर ने इसको प्रकाशित किया था।
तो क्योंकि इसकी रचना जो थी वो 30 मई को हुई थी, इसलिए 30 मई का जो दिन होता है वो बहुत ही हिंदी पत्रकारिता जगत में बहुत ही अहम दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन उद्दंत मार्तंड की रचना हुई थी, उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि 46 साल बाद, हालांकि पत्रकारिता का जो आगाज था वो 1780 में ही हो चुका था जब ब्रिटिश शासन काल था, लेकिन हिंदी का जो समाचार पत्र आया वो ठीक 46 साल बाद जब उद्दंत मार्तंड आया तो समाचार पत्र ने पहली बार हिंदी पत्रकारिता को जन्म दिया। ठीक है, इसलिए बहुत बड़ी बात है, 30 मई जो है वो अपने आप में एक बहुत अहम दिन है। ठीक है, चलिए, हालांकि इसको थोड़े दिन के बाद बंद करना पड़ गया था, लेकिन हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है वो उद्दंत मार्तंड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादन से कौन नहीं जुड़े थे? अब आपको बताना है कौन नहीं जुड़े थे, ये बताना है आपको। तो सरस्वती पत्रिका में ए ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन है श्री नारायण चतुर्वेदी, सी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी ऑप्शन है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन इसमें नहीं जुड़े थे? तो देखिए, सरस्वती पत्रिका का जो संपादन था वो 1900 से शुरू हुआ था, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में ये पूरा हुआ था। ठीक है, यानी 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला था। लेकिन अगर इसके संपादन की बात करें तो इसमें जुड़े कौन कौन थे, तो देखिए श्री नारायण चतुर्वेदी भी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और पदुमलाल पन्नालाल बख्शी भी थे। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र जी सरस्वती पत्रिका के संपादन से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये 3 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? द्विवेदी युग की बात की जा रही है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए द्विवेदी युग की अगर बात करें तो प्रिय प्रवास जो है, प्रिय प्रवास ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है ये प्रिय प्रवास। इसकी रचना जो है द्विवेदी युग में हुई थी और ये द्विवेदी युग में रचित पहला महाकाव्य माना गया था। प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा समाचार पत्र बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, भारत मित्र या फिर ब्राह्मण। तो बालकृष्ण भट्ट ने जिस समाचार पत्र का संपादन किया था वो हिंदी प्रदीप है। पत्रकारिता से समाचार पत्रों से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये। हिंदी प्रदीप की रचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने की है। तो बाकी के बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने तो हिंदी प्रदीप की रचना की थी, लेकिन अगर हम भारत मित्र की बात करें तो इसकी रचना जो थी, इसका प्रकाशन किसने किया था? बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा की रचना की अगर हम बात करते हैं तो ये किसने किया था? तो देखिए, कवि वचन सुधा की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था इसकी रचना। ठीक है, इसका प्रकाशन। और अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र ने, ये एक मासिक पत्रिका थी ब्राह्मण, जिसका प्रकाशन जो था वो प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से किया था। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। और बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हिंदी प्रदीप इनका समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, निराला या फिर राही मासूम रजा। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर जो थी वो विष्णु प्रभाकर की रचना थी, उपन्यास था एक अर्धनारीश्वर, ये विष्णु प्रभाकर का उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है चिंतामणि। ठीक हो गई बात। तो एक क्वेश्चन इसी समाचार पत्र से है कि बंगदूत एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन किसने किया था? आप कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि बंगदूत का प्रकाशन किसने किया था। ठीक है, और ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी साहित्य के जो कवि हैं और उनके रचनाओं के बारे में। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।